डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। माई सेल्फ नवीद अहमद, आई एम योर बायोलॉजी टीचर फॉर ग्रेड 12। टुडे आई एम गोइंग टू टीच दैट व्हाट इज जीन। जीन क्या होती है? यू हैव स्टडीड राइट नाउ कि डीएनए जो है, ये बात तो कंफर्म हो गई कि ये हमारा जेनेटिक मटेरियल है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि ये जीन क्या होती है? वो जो मेंडल ने फैक्टर्स कहे थे जो ट्रांसमिट होते हैं पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, वो फैक्टर्स बेसिकली क्या हैं? किस चीज़ पर मुश्तमिल होते हैं? उनमें ऐसी क्या चीज़ है जो आगे ट्रांसमिट होती है? तो यहाँ पे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने स्टडी की। और यू नो दैट आर्कीबाल्ड गैरेट, उन दोनों ने साइंटिस्ट की, और विलियम बेटसन, ये दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने वर्किंग की। जब इन्होंने वर्किंग की तो इन्होंने फाइंड आउट किया कि सर्टन डिजीजेस हैं जो फैमिलीज टू फैमिलीज ट्रांसमिट होती हैं। तो बाद में फिर जो जेनेटिसिस्ट थे उन्होंने वर्किंग की, जो कि बीडल एंड टॉटम है। उन्होंने जब वर्किंग की तो पता चला कि ये जो जेनेटिक बेसिस हैं स्पेसिफिक डिजीजेस की, या फिर कोई ना कोई डिफेक्ट आ जाता है, ये एंजाइम्स के अंदर है। कैसे आता है, किस तरह से इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किया, आर्कीबाल्ड गैरेट और विलियम बेटसन ने किस तरह से वर्किंग की, इसको देखने के लिए, समझने के लिए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट्स, तो हमारे पास टॉपिक है व्हाट इज अ जीन। जीन क्या चीज़ है? तो इस पे बहुत से साइंटिस्ट ने वर्किंग की, और वर्किंग करने के बाद हमें कुछ कंक्लूजन मिला है, उन्होंने कुछ कंक्लूड किया है। अब देखते हैं। देखिए, साइंटिस्ट है आर्कीबाल्ड और विलियम बेटसन, इन्होंने वर्किंग की है 1902 के अंदर, यानी कि 1902 में इन्होंने वर्किंग की। और इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया है, देखा क्या है? इनकी जो ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी कि एक स्पेसिफिक डिजीज़ जो है, मतलब कि एक ख़ास किस्म की डिजीज़, दैट इज़ पर्टिकुलर, यानी कि कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जिनके अंदर ये मौजूद होते हैं। पर्टिकुलर दैट इज़ प्रेजेंट इन अ सर्टन फैमिलीज, यानी कि वो सर्टन फैमिलीज के अंदर ही मौजूद होती हैं। यू कैन से दैट कि ये जो फैमिलीज हैं, इन्हीं के अंदर वन जनरेशन टू, यानी कि एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट हो रही थी। जब ये एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिशन होती है, तो ये जो ट्रांसमिशन है, इससे उनको पता चला कि ये जो फैमिलीज़ हैं, क्या इनके अंदर कुछ ख़ास है जो एक ऑफ पेरेंट से आगे ऑफस्प्रिंग में चीज़ें ट्रांसमिट कर रही हैं। दे थिंक दैट कि ये बिल्कुल उसी तरह से ट्रांसमिट हो रही हैं जैसे मेंडेलियन इनहेरिटेंस है। मतलब कि जैसे मेंडल ने कहा था कि कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसमिट होती हैं, बिल्कुल सेम एज इट इज़ ये डिजीज़ भी पेरेंट से, यानी कि वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसमिट हो रही थी। यानी कि पर्टिकुलर सर्टन फैमिलीज़ के अंदर ही रहती हैं, वो किसी दूसरी फैमिलीज़ में ट्रांसमिट भी हो सकती हैं, लेकिन ये रहती उन्हीं फैमिलीज़ में आगे 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 रन करती हैं। जब दूसरी फैमिलीज़ में ट्रांसमिट होती हों तो वो भी फिर उनके साथ जो है वो उनका रिलेशन जो है वो भी होगा, तो आगे ट्रांसमिशन होगी, यानी कि उन्हीं से आगे आगे ट्रांसमिशन होगी। उन्होंने ऐसा सोचा कि शायद ये मेंडेलियन इनहेरिटेंस के मुताबिक है, और ऐसे ही था। उन्होंने फिर ये भी सोचा कि ये जो डिजीज़ हैं, दिस डिजीज़ लुक लाइक अ रिसेसिव ट्रेट, जैसे कि एक रिसेसिव ट्रेट होती है, मतलब कि एक जनरेशन में तो वो अपने आप को हाइड कर लेती है, लाइक इन F1, बट इट विल अपीयर इन F2, लेकिन ये F2 के अंदर अपने आप को क्या कर लेती है, अपीयर कर लेती है। तो सेम एज इट, उसने कहा कि शायद ये डिजीज़ जो हैं वो रिसेसिव ट्रेट का हिस्सा हो, मतलब कि ये एक रिसेसिव ट्रेट की तरह बिहेव कर रही हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो एक रिसेसिव ट्रेट ही डिजीज़ हो। डिजीज़ कैन बी डोमिनेंट भी हो सकती है, रिसेसिव भी हो सकती है, दोनों तरह से हो सकती है। लेकिन यहाँ पर उनका पॉइंट था कि जीन क्या चीज़ है, बिकॉज दे डिड नॉट नो अबाउट द जीन्स। उस वक्त उनके मतलब जीन्स के मतलब कुछ पता ही नहीं था। जस्ट ये फाइंड आउट हुआ था कि डीएनए होता है और डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल के तौर पे काउंट होगा। बट आफ्टर दैट हमें ये फाइंड आउट करना था कि डीएनए के अंदर ऐसी क्या चीज़ है जो आगे ट्रांसमिट होती है। तो यू नो दैट दिस इज द जीन। ये अब क्या है,
जीन है, लेकिन जीन की डिस्कवरी कैसे है, कौन से साइंटिस्ट ने कैसे ऑब्जर्वेशंस की और किस तरह से डिस्कवर हुआ। सबसे पहले जो फाइंडिंग्स थी, ऑब्जर्वेशंस थी, वो किनकी थी, विलियम बेटसन और आर्कीबाल्ड गैरेट जो है इन्हीं की ऑब्जर्वेशन है। इन्होंने एक डिजीज को ऑब्जर्व किया, दैट डिजीज वाज अल्काप्टोनोरिया। अल्कैप्टोनोरिया भी हम अल्कैप्टोनोरिया, ये जो अल्कैप्टोनोरिया है ये एक स्पेसिफिक डिजीज़ है, जेनेटिक डिजीज़ है। इसमें जो पर्सन होता है, यानी कि जिसको ये डिजीज़ कॉज होगी, वो पर्सन, उसका पर्सन का जो यूरिन है वो ब्लैक हो जाता है। यूरिन क्या हो जाता है, ब्लैक। यानी कि अगर हम ये देखें, ऐसे पर्सन जिनमें अल्कैप्टोनोरिया की डिजीज़ होगी, जैसे वो यूरिनेट करते हैं, हवा के अंदर एक्सपोज होता है, तो उनका यूरिन फौरी तौर पर ब्लैक हो जाता है। यानी कि पहले वो वाइट होता है, यानी कि जैसे नॉर्मल कलर होता है, येलोइश पेल येलो कह सकते हैं, वाइट कह सकते हैं, बाद में वो कन्वर्ट हो जाता है ब्लैकिश कलर में। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इस यूरिन में ऐसा क्या है, ऐसा क्यों होता है। तो दे फाइंड आउट दैट कि ऐसे पर्सन जिनका यूरिन ब्लैक होता है, उन पर्सन के यूरिन के अंदर होमोजेंटिसिक एसिड जो है वो मौजूद होता है। होमोजेंटिसिक एसिड जो है ये मौजूद होता है, और ये होमोजेंटिसिक एसिड जो होता है यही ऑक्सीडाइज होता है, और ऑक्सीडाइज होकर किस में कन्वर्ट कर देता है, यूरिन को ब्लैक कर देता है। लेकिन जो नॉर्मल पर्सन होते हैं, यानी कि नॉर्मल पर्सन में यूरिन में ये नहीं होता, तो इन नॉर्मल पर्सन, अगर हम नॉर्मल पर्सन की बात करें, तो नॉर्मल पर्सन में, नॉर्मल जिनमें डिजीज नहीं होती, उनमें ये जो होमोजेंटिसिक एसिड है दैट इज गोइंग टू बी ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। उनके अंदर इसको क्या कर दिया जाता है, ब्रेक डाउन कर दिया जाता है सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर। लेकिन ऐसे पर्सन जिनको डिजीज होती है उनके अंदर ये ब्रेक डाउन नहीं होते। मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि ये जो ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस है दैट इज इन नॉर्मल पर्सन, ये नॉर्मल पर्सन में। और इस ब्रेक डाउन करने के लिए क्या रिक्वायर्ड होता है, एंजाइम रिक्वायर्ड होते हैं। ये एंजाइम्स होते हैं, देज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेक डाउन ऑफ होमोजेंटिसिक एसिड, देज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेक डाउन ऑफ होमोजेंटिसिक एसिड। ये होमोजेंटिसिक एसिड को ब्रेक डाउन करने के लिए रिक्वायर्ड होता है। यानी कि आप ऐसे कह लें कि नॉर्मल पर्सन में ये एंजाइम एग्जिस्ट करता है, लेकिन जबकि जो पेशेंट होता है, यानी कि जिनको डिजीज होती है अल्कैप्टोनोरिया, उनके अंदर होमोजेंटिसिक एसिड को ब्रेक डाउन करने के लिए एंजाइम मौजूद नहीं है। यानी कि ये जो पर्सन है जिसमें ये हम कहते हैं होमोजेंटिसिक एसिड तो बनेगा, दोनों में है, लेकिन इसमें लैक एंजाइम, इसमें एंजाइम नहीं है। जबकि अगर हम बात करें नॉर्मल पर्सन, तो दे पोजेस एंजाइम, इनमें ये एंजाइम मौजूद होता है। और ये एंजाइम क्या करता है, इसको होमोजेंटिसिक एसिड को सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन कर देता है, जिसकी वजह से नॉर्मल पर्सन का यूरिन जो है वो पेल येलो या वाइट ही रहता है, जबकि जो पेशेंट पर्सन अल्कैप्टोनोरियंस होते हैं उनके अंदर यूरिन ब्लैक हो जाता है। अब उनकी ऑब्जर्वेशंस यहाँ तक क्या थी, उन्होंने कहा कि मे बी हो सकता है कि ये जो एंजाइम है दिस इज इन्वॉल्व इन इट, और ये एंजाइम ही उनकी एक मेन चीज थी। कि अब ये एंजाइम को बेसिकली कौन कोड करता है, क्या इसका कोई डीएनए के साथ लिंक है, क्या इसका कुछ पेरेंट्स के साथ लिंक है, either that is transmitted from one generation to next generation, तो yes of course it is transmitted from one generation to next generation, बिल्कुल as it is Mendelian inheritance। तो उनकी ये ऑब्जर्वेशन यहाँ पे आके रुक गई थी until 1941। 1941 तक, यानी कि आगे फिर जो वर्किंग की है ये दो साइंटिस्ट हैं, एक का नाम है जॉर्ज बीटल और दूसरा जो है वो एडवर्ड टॉटम है। इन्होंने 1941 में वर्किंग की, 1941 में। यू नो दैट कि ये जो 1941 में इन्होंने वर्किंग की थी दैट वाज, ये जो स्पेशलिस्ट हैं, ये जेनेटिसिस्ट हैं, मतलब कि ये जेनेटिक्स को जानते हैं, जो जेनेटिक्स को पढ़ते हैं उनको हम जेनेटिसिस्ट्स के नाम से मेंशन करते हैं। दे वर्क इन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, इन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में वर्किंग की। अब इन्होंने वर्किंग की किस पे,
नंबर 1 न्यूरोस्पोरा पे, न्यूरोस्पोरा। ये जो न्यूरोस्पोरा है बेसिकली ये एक फंगस है, और ये फंगस यू नो दैट कि मिनिमल मीडिया के ऊपर या एक स्पेसिफिक जो होता है मीडियम, कल्चर मीडियम, उसके ऊपर ग्रो कर लेती है। उन्होंने न्यूरोस्पोरा के ऊपर वर्किंग की। पहले उन्होंने न्यूरोस्पोरा लिया, न्यूरोस्पोरा लेने के बाद इसको ग्रो करवाया। इसको क्या करवाया? ग्रो। जैसे ये ग्रो कर गया उसके बाद फिर इन्होंने इस न्यूरोस्पोरा को अंदर स्पेसिफिक म्यूटेशन करवाई। यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं इसके अंदर जो हम खुद से म्यूटेशन करते हैं उसे हम इंड्यूस्ड म्यूटेशन कहते हैं। उन्होंने इसके अंदर म्यूटेशन इंड्यूस की। म्यूटेशंस करने के बहुत से तरीक़ेकार होते हैं, जो हम खुद से इंड्यूस कर रहे हैं वो इंड्यूस्ड म्यूटेशन है। म्यूटेशन इंड्यूस करने के बाद उन्होंने फर्दर फिर इसको क्या किया? ग्रो ऑन कंप्लीट मीडियम, ग्रो ऑन कंप्लीट मीडियम, यानी कि इसे कंप्लीट मीडियम के ऊपर ग्रो किया। कंप्लीट मीडियम का मतलब हर चीज़ उसके अंदर शामिल थी। कंप्लीट मीडियम पे ग्रोथ करने के बाद दे रीप्रोड्यूस सेक्सुअली, उन्होंने इसको सेक्सुअली रीप्रोड्यूस करवाया। आप ऐसे कह सकते हैं कि उसमें मियोसिस हुई, और मियोसिस का नतीजतन इसमें क्या बने? स्पोर्स बने। जब ये स्पोर्स बन गए, स्पोर्स बनने के बाद इनको फिर मिनिमल मीडियम पे ग्रो करवाया। यानी कि नंबर 5 स्टेप पे आप ऐसे कह सकते हैं ग्रो ऑन मिनिमल मीडिया, मिनिमल मीडियम पे से मीडियम मीडिया जो है उसको यूज़ करते हुए इनकी ग्रोथ की। अब देखिए स्टूडेंट्स, जैसे उन्होंने मिनिमल मीडिया को यूटिलाइज किया तो उनको पता चला कि इसमें कहाँ कहाँ म्यूटेशन है। तो फिर उन्होंने मिनिमल मीडिया के साथ यानी कि कंट्रोल ग्रुप लिया था, और फिर उन्होंने सर्टन इसके अंदर डिफरेंट वाइटामिन जो हैं उनको यूटिलाइज किया, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स जो हैं उनको यूटिलाइज किया। इन्हीं स्टेप्स को हम यहाँ पे डायग्रामेटिकली डिस्कस करते हैं कि क्या उन्होंने किस तरह से किया। तो सबसे पहले स्टेप जो है उसमें उन्होंने इस न्यूरोस्पोरा को प्रॉपर तरीके से ग्रो किया है। अब देखिए, अब यहाँ पे आप लेंगे वाइल्ड टाइप न्यूरोस्पोरा, वाइल्ड टाइप न्यूरोस्पोरा। ये जो वाइल्ड टाइप न्यूरोस्पोरा है इसका मतलब कि ये ऐसा न्यूरोस्पोरा है जो नेचुरल एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करता है। अगर तो ये नेचुरल एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करता है तो हम इसे ग्रो करवा सकते हैं अपॉन कंप्लीट मीडियम भी, मिनिमल मीडियम पे भी, किसी भी तरह से। तो जब हमने इसको ग्रो करवाया तो ये हमारे पास स्पोर्स जो हैं वो इसके आ जाते हैं। ठीक है, एसेक्सुअल स्पोर्स कह सकते हैं। ये सिंपल हम इसे ग्रो करवाने के बाद इसके क्या लेते हैं? एसेक्सुअल स्पोर्स लेते हैं। ये जो एसेक्सुअल स्पोर्स हमारे पास आ जाते हैं, इन स्पोर्स के ऊपर हम अब क्या करना है? म्यूटेशन कॉज करनी है। यानी कि सेकंड स्टेप हमारे पास ये है कि हमने इसमें म्यूटेशन कॉज करनी है। तो जब हम इसमें म्यूटेशन कॉज करेंगे दैट विज विद द हेल्प ऑफ एक्स रेज, ये एक्स रेज की मदद से होता है। यानी कि यहाँ पे इसके ऊपर एक्स रेज जो हैं वो डाली जाएंगी, एक्स रेज डाली जाती हैं। जब एक्स रेज डाली जाती हैं तो एक्स रेज की मदद से हम कहते हैं दैट इज गोइंग टू बी म्यूटेशन, और ये कैसे बन जाएंगे? म्यूटेटेड बन जाएंगे। अब देखिए, the process in which the genetic material is changed that is known as mutation, and the organism in which it is induced, या organism जिसमें mutation हुई है उस organisms को हम mutagens mutants के नाम से mention करते हैं, and the substance or the material due to which it is being caused that is known as mutagens। 3 टर्म्स मैंने बताई। सबसे पहले म्यूटेशन, म्यूटेशन का मतलब क्या है? चेंज इन जेनेटिक मटेरियल, that is known as mutation. Number 2, the organism in which it is being caused, the organism in which mutation occur, that is known as mutant, and the substance or the way or the chemical substance or the anything which cause mutation, that is known as mutagen। जिन का मतलब होता है प्रोड्यूस करने वाला। यहाँ पे म्यूटेशन प्रोड्यूस करने वाले जो हैं वो एक्स रेज हैं, जिसमें म्यूटेशन हुई है वो यानी कि हमारे पास जो है वो म्यूटेंट टाइप स्पोर्स आ जाएंगे, यानी कि न्यूरोस्पोरा। और ये जो प्रोसेस हुआ है इसको हम इंड्यूस्ड म्यूटेशन के नाम से मेंशन कर सकते हैं। अब ये हमारे पास स्पोर्स आ गए हैं। इन स्पोर्स को हमने ग्रो करना है किसके ऊपर? कंप्लीट मीडियम के ऊपर। नाउ व्हाट इज कंप्लीट मीडियम? कंप्लीट मीडियम का मतलब ये होता है कि ऐसा मीडियम विच कंटेन
ऑल द टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन इट, यानी कि जिसमें तमाम टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स मौजूद हों, उसको हम कंप्लीट मीडियम के नाम से मेंशन करते हैं। जैसे कि इसमें अगर ग्रोथ होगी तो यहाँ पे ये स्पोर्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे। तो इट विल देयर विल बी स्पोर्स डेवलप, यहाँ पे स्पोर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे कहते हैं दैट इज़ द ग्रोथ ऑन कंप्लीट मीडियम। ये कंप्लीट मीडियम के ऊपर जो है वो हमने ग्रोथ करवाई है। और कंप्लीट मीडियम ऐसा मीडियम होता है विच कंटेन ऑल द टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, एवरीथिंग इन इट, उसे हम कंप्लीट मीडियम कहते हैं। अब ये जो कंप्लीट मीडियम है, इससे हमने स्पोर्स लिए, यानी कि जब इसमें ग्रोथ करवाई तो इससे ग्रोथ करवाने के लिए हमने क्या लिया, स्पोर्स लिए। जब हमने स्पोर्स लिए तो इसको अगेन ग्रो करवाया, यानी कि यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, इस तरह से टेस्ट ट्यूब में देयर इज अ मल्टीपल स्पोर्स प्रेजेंट इन इट, इसमें ये स्पोर्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। अब ये जो स्पोर्स प्रोड्यूस हुए हैं, दीज आर ड्यू टू द मियोसिस, ये किसकी वजह से हैं, मियोसिस की वजह से हैं। तो ये स्पोर्स आ जाएंगे। इन्हीं स्पोर्स को अब हमने चेक करना है किसके ऊपर, मिनिमल मीडियम के ऊपर। नाउ यू नो दैट व्हाट इज मिनिमल मीडियम। मिनिमल मीडियम ऐसा मीडियम होता है जिसमें सिंपल वाटर और उसके अलावा जो उसमें चंद एक न्यूट्रिएंट्स और बाकी सब चीज़ें होती हैं। ऐसे नहीं कह सकते कि उसमें तमाम चीज़ें होती हैं, तमाम चीज़ें उसमें एग्जिस्ट नहीं कर रही होती। चंद एक वाटर एनर्जी के लिए उसके पास एटीपी प्रोड्यूस करने के लिए सब्सटेंसेस, ग्लूकोज और इस तरह का सब्सटेंस होगा। देयर इज नो एनी स्पेसिफिक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स एग्जिस्ट इन इट, उसमें कोई ऐसे विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते। तो उसको हम किस नाम से जानते हैं, मिनिमल मीडियम के नाम से जानते हैं। तो अगर हम इससे मिनिमल मीडियम के ऊपर ग्रो करवाएंगे, जो कि हम एज कंट्रोल ले सकते हैं, तो ये जो कंट्रोल है यहाँ पे देयर विल बी नो ग्रोथ अकर इन इट। तो इसमें हम जब इसको ट्रांसमिट करेंगे मिनिमल मीडियम के अंदर, तो अगर हमने इसे मिनिमल मीडियम के अंदर ग्रो किया तो देयर इज नो ग्रोथ ऑफ न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा की कोई ग्रोथ नहीं होती। सेम एज इट इज, ये हमारे पास मिनिमल मीडियम है, हम इसे कहते हैं दीज आर मिनिमल मीडियम, ये मिनिमल मीडिया है। लेकिन इसके अंदर वन सप्लीमेंट एग्जिस्ट करता है, वन सप्लीमेंट क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। तो अगर तो इसमें एक सप्लीमेंट, कोई एक न्यूट्रिएंट एडेड है, तो वो है तो मिनिमल मीडियम ही। यानी कि हम मिनिमल मीडियम को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज द मीडियम विच कंटेन नो एनी न्यूट्रिएंट्स। आप ऐसे भी कह सकते हैं विदाउट न्यूट्रिएंट्स, इसमें न्यूट्रिएंट्स या विटामिन्स एग्जिस्ट नहीं करते, जबकि उसकी एनर्जी के लिए वाटर, बाकी सब्सटेंसेस जो हैं वो एग्जिस्ट कर रही हैं। जब हमने 1 by 1 इसको इसमें डाला तो हमें पता चला कि ये तो ग्रोथ शो नहीं कर रहे। जैसे कि हम इस ट्यूब में देखें तो देयर इज़ नो ग्रोथ, जबकि ये जो थियामीन है इसके अंदर देखें तो देयर इज़ नो ग्रोथ, इसमें भी कोई ग्रोथ नहीं है। यानी कि इसमें ग्रोथ नहीं है, लेकिन ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे हैं। सेम एज इज नियासिन की बात करें तो नियासिन में भी कोई ग्रोथ जो है वो नहीं शो हो रही होती। तो मतलब कि ये जो वन सप्लीमेंट के साथ हैं, इनमें ग्रोथ नहीं हो रही। यहाँ पे इस मिनिमल मीडिया में भी नहीं हो रही, थियामीन में भी नहीं हो रहा, आइबोफ्लेविन में भी, नियासिन में भी नहीं है। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट द आर्जिनिन, लेकिन जब हम आर्जिनिन के मुतालिक बात करते हैं तो आर्जिनिन के अंदर ग्रोथ हो जाती है। यानी कि यहाँ पे हमने बात की आर्जिनिन का रिलेटेड, तो आर्जिनिन के अंदर ग्रोथ हो जाएगी। ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो यहाँ से ही हमने एक स्पोर्स इसमें ऐड किए थे, यहाँ से ऑनवर्ड इसके अंदर। तो जब हम इसमें से ही स्पोर्स ले रहे हैं और उनको चेक कर रहे हैं कि कहाँ पे इसमें ग्रोथ होती है और कहाँ पे ग्रोथ नहीं होती, तो इसमें ग्रोथ अकर हो जाती है जो कि आर्जिनिन कंटेनिंग है, तो इसमें ग्रोथ हो गई है। जबकि बाकी अगर हम बात करें फॉलिक एसिड की, तो फॉलिक एसिड में भी ग्रोथ नहीं होती। न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो न्यूक्लिक एसिड में भी ग्रोथ नहीं होती। इनोस्टोल, इनोस्टोल में भी ग्रोथ नहीं होती। जबकि कोलिन, कोलिन में भी ग्रोथ नहीं हुई। और अल्टीमेटली अगर हम पायरिडॉक्सिन लेते हैं तो पायरिडॉक्सिन में भी ग्रोथ नहीं होती। ये सारे हमारे पास मौजूद हैं टेस्ट ट्यूब्स।
बट देयर इज नो ग्रोथ इन इट, इनमें कोई भी ग्रोथ मौजूद नहीं होती। तो ये जितनी भी हमने बात की है कि ये न्यूट्रिएंट्स हमने लिए हैं मिनिमल मीडिया विद वन सप्लीमेंट, देयर इज नो ग्रोथ इन इट, इसमें कोई भी ग्रोथ जो है वो नहीं हो रही। अच्छा, ये प्रोसीजर कैसे उन्होंने फॉलो किया और क्यों किया, रिवाइज करते हैं। देखिए, इन्होंने बेसिकली बीडल एंड टॉटम ने न्यूरोस्पोरा में म्यूटेशन करवाई। पहले इसको ग्रो करवाया, फिर म्यूटेशन करवाई। जब इसने म्यूटेशन करवाई तो ये चीज़ फाइंड आउट करनी थी कि क्या म्यूटेशन हुई भी है या नहीं हुई, क्या म्यूटेशन अगर हुई है तो कौन से रीजन में हुई है, और उस म्यूटेशन का बेसिकली पर्पस क्या है, और उस म्यूटेशन की वजह से अगर वो हुई है तो कौन सी ग्रोथ जो है वो उसमें कर रहा है और किस में ग्रोथ नहीं कर रहा, कौन सी चीज़ उसको प्रोवाइड करेंगे तो वो ग्रोथ करना शुरू कर देगा। ये सब चीज़ें हमने उसमें ऑब्जर्व करनी थी। अब देखिए, लेट्स सपोज हमने यहाँ पे सबसे पहले वाइल्ड टाइप न्यूरोस्पोरा लिया, उसको रिप्रोड्यूस करवाया, उसके स्पोर्स में म्यूटेशन कॉज करवाई, म्यूटेशन जो है वो कंप्लीट मीडियम पे आ गई, कंप्लीट मीडियम जो है उसको आगे फिर हमने मेयोसिस के जरिए ग्रो करवाया। जैसे ही मेयोसिस के जरिए ग्रो करवाया तो उसमें आगे फिर मिनिमल मीडिया जो है वो ऐड किया। अब मिनिमल मीडियम में ऐड करने से हमने 1-1 सप्लीमेंट को प्रोवाइड किया है। लेट्स सपोज यहाँ पे हमने इसके अंदर पायरोडॉक्सिन सप्लाई किया है। पायरोडॉक्सिन तो वो ऑलरेडी भी बना रहे हैं, ऑलरेडी भी उसके पास मौजूद है, तो इसकी वजह से ग्रोथ नहीं हुई। हमने कोलिन प्रोवाइड की, कोलिन भी उसके पास ऑलरेडी बना सकता है, यानी कि वो खुद से जनरेट कर सकता है न्यूरोस्पोरा, उसको ज़रूरत नहीं है बाहर से लेने की, तो इसमें भी ग्रोथ नहीं हुई। जबकि इनोस्टोल, इनोस्टोल भी वो बाहर से यानी कि उसको मिल रहा है और वो खुद भी बना रहा है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। न्यूक्लिक एसिड, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। फॉलिक एसिड, इसकी भी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जब उन्होंने आर्जिनिन दी, इसे हम कहते हैं डब्ड आर्जिनिन, जब आर्जिनिन प्रोवाइड की तो दे फॉर्म उन्होंने यानी कि ग्रोथ स्टार्ट कर दी। बाकी जितने भी हमने उसमें न्यूट्रिएंट्स वाइटामिन्स प्रोवाइड किए हैं, इनसे उनकी ग्रोथ नहीं हुई। द रीज़न बिहाइंड इज दैट कि ये जो आर्जिनिन है, हो सकता है कि आर्जिनिन वो खुद ना बना सकते हों। देयर इज म्यूटेशन इन दैट रीजन विच इज बायोकेमिकल रीजन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ आर्जिनिन, यानी कि आर्जिनिन की प्रोडक्शन के लिए जो बायोकेमिकल पाथवे रिक्वायर्ड था वो उनके पास नहीं है। अगर तो वो हो, उसके लिए तमाम मैथमेटिक्स यानी कि वो जो केमिकल रिएक्शन चल रहा है वो सारा केमिकल रिएक्शंस प्रोसीड हो रहा हो, बायोकेमिकल पाथवे जो है वो चल रहा हो, तो फिर तो आर्जिनिन भी प्रोड्यूस होगा, बाकी न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर प्रोड्यूस्ड हैं, तो उसकी ग्रोथ होनी चाहिए थी। लेकिन ये बायोकेमिकल पाथ विच इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ द आर्जिनिन दैट इज डिस्टर्ब्ड, ये डिस्टर्ब था। तो इसकी वजह से फिर उनको पता चला कि आर्जिनिन जो है ये जहाँ पे बनता है उसके लिए जो जीन्स रिक्वायर्ड होती हैं वो जीन्स डिफेक्टिव है, वो जीन्स क्या है, डिफेक्टिव है। तो अब उन्होंने क्या किया, उस जीनोम जो था उस न्यूरोस्पोरा का उसको आइडेंटिफाई किया और उस जीनोम के अंदर जो रीजन आर्जिनिन को डेवलप करता था उस क्लस्टर को ऑब्जर्व किया, और क्लस्टर को ऑब्जर्व किया तो उसके अंदर 3 क्लस्टर्स ऑफ जीन्स जो थे वो मौजूद थे। उन क्लस्टर्स ऑफ जीन्स में से आगे डिफरेंट एंजाइम्स बनते हैं, वो एंजाइम्स जो हैं वो इसके बायोकेमिकल पाथवे के लिए बहुत ज़रूरी हैं। सो उन्हीं एंजाइम्स की बेस पर उन्होंने एक स्टेटमेंट भी प्रोवाइड की। स्टेटमेंट को हम 1 जीन 1 पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस के नाम से मेंशन करते हैं। बाद में फिर इसको फर्दर यानी कि 1 जीन 1 एंजाइम कहा गया, फिर बाद में उसको 1 जीन 1 पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस कहा गया। अब यहाँ पे हमने क्या चीज़ फाइंड आउट की है, जो आर्कीबाल्ड गैरेट और विलियम बेटसन था, इन्होंने ये चीज़ फाइंड आउट की कि कुछ जीन्स जो हैं, कुछ डिजीजेस जो हैं वो जीन्स की फॉर्म में या किसी फैक्टर्स की फॉर्म में 1 जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसमिट होती हैं। ये एक्ट एज मेंडेलियन इनहेरिटेंस के तौर पे काम करती हैं, जैसे कि रिसेसिव ट्रेट की तरह होता है। एग्जाम्पल उन्होंने अल्कैप्टोनेरिया के लिए कि ये फैमिलीज टू फैमिलीज रन करती हैं। अब इसमें क्या था कि ऐसा पर्सन है जिसका यूरिन ब्लैक हो जाता है, और ब्लैक क्यों होता है, क्योंकि होमोजेनेटिक एसिड जो है ये ऑक्सीडाइज होकर इसका यूरिन जो है वो ब्लैक कर देता है। जबकि जो नॉर्मल पर्सन है उसमें होमोजेनेटिक एसिड को तोड़ दिया जाता है, और इस तोड़ने के लिए नॉर्मल पर्सन्स में एंजाइम्स मौजूद होती हैं, जबकि जो पेशेंट होता है या जिसको अल्कैप्टोनूरिया होता है उसके अंदर ये एंजाइम मौजूद नहीं है।
Until 1941 ये दो साइंटिस्ट हैं, जेनेटिस्ट हैं, जिन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में वर्किंग की, और वर्किंग करने के बाद एक प्रोसेस एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसमें ये बात कंफर्म हो गई कि ये जो डिजीज़ होती हैं ये आगे से आगे फैमिलीज टू फैमिली जो ट्रांसमिट होती हैं वो डीएनए की वजह से ही होती हैं, क्योंकि यहाँ पे जो म्यूटेशन होती है वो किस में होती है, डीएनए में होती है। अगर डीएनए में चेंज आ जाए तो वो स्पेसिफिक एंजाइम जो है वो डेवलप नहीं होता। जब वो डेवलप नहीं होगा तो वो सारा बायोकेमिकल पाथवे जो है वो रुक जाता है, और बायोकेमिकल पाथवे रुकने की वजह से वो प्रोसेस या वो फाइनल प्रोडक्ट नहीं बन पाती और एक डिजीज़ कॉज होती है, और वो डिजीज़ कॉज होती है वही आगे फैमिली टू फैमिली रन होती है। तो नेक्स्ट हमने जो डिस्कस करना है वो क्या डिस्कस करना है कि वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस क्या है। जी स्टूडेंट्स, यू हैव स्टडीड दैट व्हाट इज जीन, जीन क्या है। Just and only right now you have understood that there is a specific sites in chromosomes, or you can say that irradiated spores are mutated organisms. They have defective enzymes. They have defective enzymes, and these defective enzymes are responsible for to disruption or to stop a biochemical pathway which is essential for the survival of the organisms. मतलब किसी भी ऑर्गेनिजम्स के सरवाइव करने के लिए स्पेसिफिक एंजाइम्स हैं, और वो एंजाइम्स क्रोमोसोम्स के अंदर स्पेसिफिक साइट्स हैं जो डिटरमिन करेंगी। अब क्वेश्चन इज दैट वो क्रोमोसोम्स के अंदर वो साइट्स क्या रखती हैं, दीज आर द डीएनए। सो यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज हुआ कि उस डीएनए के अंदर जो है वो क्या चीज़ है, दैट वाज द जीन। और ये जीन क्या काम करती है, क्या ये एक एंजाइम बनाने में इन्वॉल्व है, या फिर एंजाइम्स के अंदर प्रेजेंट पॉलीपेप्टाइड्स बनाने में इन्वॉल्व है। तो इसको समझने के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में चलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।